रूस को धमकाने के पहले 100 बार सोचो नाटो, हथियारों को दिखाकर अमेरिका और यूरोप को दी चेतावनी। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल में हुतियों के ड्रोन ने फिर मचाई तबाही। यमन के विद्रोहियों के आगे क्यों फेल हो रहा आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ नाटो देशों के बाद अब अमेरिका में घुसे रूसी लड़ाकू विमान F-16 ने Su-35 को खदेड़ा। यूरोप में मची दहशत। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। यूक्रेन युद्ध के बीच बुधवार को रूसी लड़ाकू और भारी बम वर्षक विमानों ने अमेरिकी हवाई क्षेत्र में घुसपैठ की कोशिश की। रूसी विमानों ने अलास्का के एयर डिफेंस क्षेत्र को निशाना बनाया। इस दौरान चौकन्नी अमेरिकी वायुसेना ने कनाडा के साथ संयुक्त गश्त अभियान चलाकर रूसी विमानों को खदेड़ दिया। बाद में अमेरिका ने साफ किया कि इस दौरान कोई भी रूसी लड़ाकू या बमवर्षक विमान अमेरिकी हवाई क्षेत्र में घुसपैठ नहीं कर पाए। एयर डिफेंस क्षेत्र किसी भी देश की हवाई सीमा का सबसे बाहरी इलाका होता है। यह घटना तब हुई जब कुछ दिनों पहले रूसी लड़ाकू विमानों और ड्रोन के कई नाटो देशों के और हवाई क्षेत्रों का उल्लंघन किया है। आपको बता दें कि अमेरिका, कनाडा, संयुक्त उत्तरी अमेरिकी एरोस्पेस रक्षा कमान ने एक बयान में कहा कि 2 रूसी Tu-95 भारी बमवर्षक विमान और 2 Su-35 लड़ाकू विमान बुधवार को अलास्का वायु रक्षा क्षेत्र में घुस गए। नोराड ने कहा कि उसने रूसी विमानों की पहचान करने और उन्हें रोकने के लिए F-16 लड़ाकू विमान, E-3 एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल और KC-135 टैंकर तैनात किए। उन्होंने बताया कि रूसी विमान अमेरिका या कनाडा के संप्रभु हवाई क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाए। बयान में आगे कहा गया कि रूसी सैन्य विमान अंतर्राष्ट्रीय हवाई क्षेत्र में ही रहे और अमेरिकी या कनाडाई संप्रभु हवाई क्षेत्र में प्रवेश नहीं किया। अलास्का के एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन में रूस की यह गतिविधि नियमित रूप से होती है और इसे किसी खतरे के रूप में नहीं देखा जाता। आइडेंटिफिकेशन जोन किसी देश के संप्रभु हवाई क्षेत्र के आगे तक फैला हुआ है और मेजबान देश अक्सर उसमें प्रवेश करने वाले विमानों की पहचान की मांग करता है और उनकी सुरक्षा का प्रबंधन करता है, भले ही उस क्षेत्र पर उसका संप्रभु नियंत्रण न हो। आपको बता दें कि हाल ही के हफ्तों में रूसी लड़ाकू विमानों और ड्रोन ने पोलैंड, एस्टोनिया और रोमानिया जैसे कई यूरोपीय देशों के हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया है। डेनमार्क ने सोमवार को अपने कई हवाई अड्डे पर ड्रोन देखे जाने के लिए रूस को जिम्मेदार ठहराया था, जिसके कारण राजधानी कोपेनहेगन में हवाई अड्डे को बंद करना पड़ा। प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने इसे डेनमार्क के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों पर अब तक का सबसे गंभीर हमला बताया। तो वहीं दूसरी तरफ यमन के हुती विद्रोहियों ने इजराइल के दक्षिणी शहर एलात पर ड्रोन हमला किया है। बुधवार को किए गए हमले में 22 लोग जख्मी हुए हैं। हुतियों ने ड्रोन हमले के जरिए इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को भेदने में कामयाबी पाई और बड़े पैमाने पर नुकसान किया। इजराइल के साथ हालिया महीनों में कई मौके पर ऐसा हो चुका है जब उसका एयर डिफेंस हुतियों की मिसाइल और ड्रोन के सामने फेल हुआ है। ऐसे में सवाल उठता है कि दुनिया के सबसे आधुनिक एयर डिफेंस में से एक इजरायली सिस्टम एक विद्रोही गुट के सामने फेल क्यों हो रहा है। हुती लगातार इजराइल के ड्रोन और मिसाइल हमले कर रहे हैं। सैन्य रूप से बहुत उन्नत न होने के बावजूद हुतियों के हमले इजराइल को नुकसान कर रहे हैं। खास तौर से ड्रोन के सामने इजराइल को परेशानी आ रही है। ड्रोन छोटे होते हैं और उनका रडार सिग्नेचर छोटा होता है, इससे वो इजराइल के आधुनिक सिस्टम को चकमा देकर आसानी से बच निकलते हैं। यह हुतियों के ड्रोन के लिए एक बड़ी मजबूती बन रहा है, जो आयरन डोम जैसे एयर डिफेंस को चकमा दे रहे हैं। इजराइल पर बीते साल से ही हुतियों के हमले चल रहे हैं। हुतियों ने खास तौर से इजराइल के एलात और दक्षिणी क्षेत्र में हमले किए हैं। यहाँ इजराइल ने ड्रोन को मार गिराने के लिए पर्याप्त वायु रक्षा प्रणालियाँ तैनात की है। इसके बावजूद पिछले कुछ हफ्तों में हुतियों ने एलियट के पास रेमन हवाई अड्डे और रिसोर्ट क्षेत्र पर 2 बार हमला किया। ये दिखाता है कि हुतियों ने कैसे इजराइल एयर डिफेंस की कमजोरियों को ढूंढा है। इजरायली रक्षा मंत्री कॉट्स की ओर से हाल ही में कहा गया कि हुती इजराइल पर हर बार हमला करते हुए धमकाते हैं। यह दिखाता है कि इजराइल खुद पर समय समय पर छोटे छोटे हथियारों में हमले रोक नहीं पा रहा है। इजराइल पर हुतियों के बार बार हमले करने की एक बजरी वजह उनकी भौगोलिक नजदीकी भी है। इजरायली एक्सपर्ट का मानना है कि हुतियों का प्रभाव कम हो रहा है, लेकिन उनको पूरी तरह से रोका नहीं जा सकता है। इसके लिए सीधे तौर पर इजरायली एयर डिफेंस को दोष नहीं
दिया जा सकता है। इजरायली एयर डिफेंस ने अच्छा काम किया है, लेकिन हुतियों ने जिस तरह से छोटे हथियारों का इस्तेमाल किया है उससे कई बार एयर डिफेंस मात जाता है। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ रूस की सरकारी मीडिया ने नाटो देशों की धमकियों पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उसने कहा है कि नाटो देश को रूस को धमकी देने के पहले 100 बार सोचना चाहिए। नाटो को यह चेतावनी अपने सदस्य देशों की सीमाओं में रूसी लड़ाकू विमानों और ड्रोन की घुसपैठ के बाद दी गई है। एस्टोनिया के अनुरोध पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक आपातकालीन बैठक में कई नाटो सदस्यों में भविष्य में उल्लंघनों पर संभावित सैन्य प्रतिक्रिया की चेतावनी दी थी। रूसी लड़ाकू विमानों ने पिछले कुछ दिनों में एस्टोनिया के अलावा पोलैंड, रोमानिया, डेनमार्क के अलावा बाल्टिक शहर के ऊपर इंटरसेप्ट किए गए थे। आपको बता दें कि नाटो रूस के सैन्य उद्योग का मुकाबला नहीं कर सकता। उसने कहा। नाटो महासचिव मार्क रूट ने जनवरी में यूरोपीय संसद को बताया, जब आप देखते हैं कि रूस अभी 3 महीने में क्या उत्पादन कर रहा है तो लॉस एंजलिस से लेकर अंकारा तक पूरा नाटो पूरे 1 साल के बाद उत्पादन कर रहा है। इसके बाद उसने रूसी हथियारों के बारे में भी जानकारी साझा की जो पलक झपकते यूरोपीय देशों को निशाना बना रहे हैं। रूस की जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल मैक 9 की गति से 1000 किलोमीटर तक पहुंच सकती है और 5 मिनट में 500 किलोमीटर दूर स्थित लक्ष्यों पर प्रहार कर सकती है। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट के अनुसार रूस के पास लगभग 1710 तैनात वॉरहेड, 2670 स्टोरेज में और 1200 निष्क्रिय हैं। ऐसे में रूस के पास कुल मिलाकर 5580 परमाणु वॉरहेड है। रूस जमीन, आसमान और समुद्र से परमाणु हमला करने में सक्षम है, जो इसे नाटो पर संभावित रूप से रणनीतिक बढ़त प्रदान करते हैं। आपको बता दें कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने संकेत दिया है कि नवंबर 2024 में ऑर्सेनिक के प्रक्षेपण के बाद यूरोप का एयर डिफेंस आधुनिक हाइपरसोनिक को नहीं रोक सकता। उन्होंने संदेश करने वाले को उनकी सर्वोत्तम प्रणालियों से आर्सेनिक को रोकने का प्रयास करके 21वीं सदी के उच्च तकनीकी द्वंद्व के लिए चुनौती दी है। तो वहीं दूसरी तरफ इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाग लेने के लिए अमेरिका के न्यूयॉर्क जा रहे हैं। हालांकि इसके लिए उन्होंने जो हवाई मार्ग अपनाया है उसकी खूब चर्चा हो रही है। नेतन्याहू ने अमेरिका की यात्रा के लिए इटली और ग्रीस को छोड़कर कई देशों के हवाई क्षेत्र से परहेज किया है। फ्लाइट टेकर पर दिखाए गए अनुसार नेतन्याहू ने इजराइल से अमेरिका तक की यात्रा के लिए ज्यादातर अंतर्राष्ट्रीय हवाई मार्गों का ही इस्तेमाल किया है। माना जा रहा है कि ऐसा उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से जारी गिरफ्तारी वारंट से बचने के लिए किया है। नेतन्याहू के खिलाफ गाजा में कथित इजरायली युद्ध अपराधों के लिए अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। नेतन्याहू पर आरोप है कि उनके प्रधानमंत्री रहते इजरायली सेना ने गाजा में मानवता के खिलाफ अपराध किए हैं और हजारों निर्दोष लोगों की हत्याएं की है। हालांकि इजराइल ने हमेशा इससे इनकार किया है और अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की वैधता पर सवाल उठाए हैं। अमेरिका ने भी इजराइल का साथ देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के कई जजों और जांचकर्ताओं के खिलाफ प्रतिबंध लगाए हैं। नेतन्याहू ने कहा, वाशिंगटन में मैं राष्ट्रपति ट्रंप से चौथी बार किसी भी अन्य नेता से ज्यादा मुलाकात करूंगा और उनके साथ हमारी जीत से मिले महान अवसरों पर चर्चा करूंगा और युद्ध के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए हमारी जरूरत पर भी चर्चा करूंगा। इसमें अपने सभी बंधकों को वापस लाना, हमास को हराना और ईरान पर ऐतिहासिक जीत और हमारी अन्य जीतों के बाद हमारे लिए खुले शांति के दायरे का विस्तार करना शामिल है। ऐसे आपको क्या लगता है? इन सब मामलों में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।